हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका मनोज आईएएस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोगों ने जो मेरे द्वारा डाले गए करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज़ के जो 5 वीडियोज़ हैं, आप लोगों ने देखे होंगे और देखे भी हैं, इसका मुझे अंदाज़ है क्योंकि जो आप लोगों का मेरे पास कमेंट और जो सब्सक्राइबर्स और लाइक आपके जो मिले हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और कई सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन भी पूछे हैं। तो चलिए आज उसी कड़ी में आज हम लोग इसका 6th वर्जन स्टार्ट करते हैं, 6 वीडियो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स 2020 थ्रू एमसीक्यू 6। ठीक है? देखिए पिछले वीडियो और इस वीडियो में कुछ 3-4 दिन का गैप हुआ है। उसके पीछे कारण था कि आज हमने इसमें थोड़ा-सा टेक्निकल और ज़्यादा एडवांसमेंट किया है। पिछले वीडियो जो हमारे थे वो हैंड रिटन थे। आज हमने कोशिश की है कि इसको आपको एक डिजिटल फॉर्म में, एक अच्छे फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए और एक नए तरीके से आप लोगों के सामने आया जाए। क्लियर है? इसी वजह से थोड़ा-सा समय लगा और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर, आज का जो हमारा जो इनिशिएटिव है, वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के। देखिए आज के इस सेक्शन को स्टार्ट करने के साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग मनोज आईएएस अकेडमी का जो सेक्शन है, जो चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ आप लोगों को लगातार मिलते रहें। इसके पीछे मैं कारण बताता हूँ। इसके पीछे कारण है कि हम लोग अब ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम से आप लोगों का पूरा आईएएस, पीसीएस का पूरा फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहे हैं। पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में प्री मेंस के हिसाब से, दोनों के हिसाब से। दूसरा, जिसके भी कुछ वीडियो आप लोगों ने देखा भी होगा अभी। दूसरा, इसमें मैं एक नई चीज़ और स्टार्ट कर रहा हूँ, कंप्लीट जीएस थ्रू एमसीक्यू, जो कि 2020 और 2021 के प्री के लिए होगी। 2020 के लिए जितनी हो जाएगी उतना बेटर होगा, 2021 के लिए भी वो बेटर होगी, जिसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं कंप्लीट जीएस थ्रू एमसीक्यू। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, रिवीजन अच्छे से करना चाहते हैं, उसके लिए सभी सेक्शन जितने भी इम्पोर्टेंट है आईएएस पीसीएस के लिए जो जीएस में आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ठीक है ना, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स तो आपके सामने है ही है। ठीक है? तो इसी तरीके से हम उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बस इसीलिए उन सब चीज़ों की टेक्निकल सेक्शन पर और सारी चीज़ों पर थोड़ा समय लगा। ठीक है? इसलिए मैंने आपको अनाउंस किया है। आप लोग ज़रूर, आप मनोज आईएएस का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक इसको पहुँचाने की कोशिश करें, शेयर करें। ठीक है? चलिए, आज का पहला टॉपिक देखते हैं, ये है कॉकेसस 2020, पहला क्वेश्चन। देखिए मैंने इसमें आप लोगों के लिए अब जो नया सेक्शन स्टार्ट किया वो ये है कि दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को चीज़ें मिलेंगी और इसका मैं जो डिस्क्रिप्शन करूँगा, जो डिस्कस करूँगा, डिस्क्राइब करूँगा, वो दोनों का मल्टीपल मतलब लैंग्वेज होगा जिसको हम इंग्लिश कह सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, काकेशस 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 1, यह एक रूसी अंतरिक्ष अभियान है, इट इज अ रशियन स्पेस मिशन। नंबर 2, यह रूसी सामरिक अभ्यास है, इट इज अ रशियन डिफेंस एक्सरसाइज। नंबर 3, इस कार्यक्रम में भारत सहित चीन और पाकिस्तान भी शामिल हैं। इन दिस प्रोग्राम चाइना एंड पाकिस्तान पार्टिसिपेटिंग विद इंडिया। क्लियर? सही कथन का चयन कीजिए, केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3, केवल 3। क्लियर? तो ये ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं, ऑन 1 एंड 3 ओनली, 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली एंड 3 ओनली, ये आपको बताने हैं। ठीक? तो उम्मीद आप लोगों के सामने कैसा लगा आप लोगों को? तो इस तरीके से हम लोग सारी चीज़ें करेंगे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कुछ सेकंड के लिए आप सोचिए कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैं इसका डिस्क्राइब जो है, मैं यहीं के यहीं पर करूँगा। ठीक है? पहले की तरह मैं रिटन फॉर्म में आपको नहीं दे रहा क्योंकि कई सारे लोग इसको देख नहीं रहे थे। वो सोच रहे थे कि इसकी पीडीएफ मिल जाएगी तो हम पढ़ लेंगे। पढ़ने से हम मटेरियल स्टोर तो कर लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हकीकत में। मैं चाहता हूँ कि इसको साथ के साथ याद करते जाएँ। ठीक है? तो चलिए, इसका आंसर है आपका जो है, वो है आपका केवल 2 और 3, ये आंसर है। यानी कि यह रूसी सामरिक अभ्यास है और यह कार्यक्रम भारत सहित चीन और पाकिस्तान भी शामिल है इस कार्यक्रम में। क्यों शामिल हैं? देखिए उसके पीछे एक कॉज़ है। भारत और पाकिस्तान एससीओ के मेंबर हैं।
संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि चाइना के लीडरशिप में स्टार्ट हुआ यूरेशियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो रसिया में इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। ये डिफेंस एक्सरसाइज है वहाँ पे। कॉकेसस या इसे कॉनकैप भी कहते हैं, कॉपकैक्स, इसका एक दूसरा नाम और भी है, कॉपकैक्स, ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए, ठीक है। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहीं पर आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बना था और 2017 में इसमें इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों पार्टिसिपेट किए, मेंबरशिप ज्वाइन किए। और टोटल जो मेंबर्स हैं इसमें 8 मेंबर हैं टोटल मेंबर्स। टोटल मेंबर कितने हैं एससीओ के? 8। ऑर्गेनाइजेशन कब बना बताइए? 2001 में, 15 जून 2001। क्लियर है? और इंडिया पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया? 9 जून 2017 को। इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, आप अच्छे से जान रहे होंगे, शहर और गांव में सभी जगह पर प्रधानमंत्री के नाम से एक आवास योजना शुरू की गई जिसमें गरीबों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उसी के संदर्भ में एक क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह योजना 2017 में शुरू की गई थी। नंबर 2 की गई थी जिसमें 2022 तक सभी को आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। नंबर 2, अब तक इसमें 1.06 करोड़ मकान स्वीकृत किया जा चुके हैं। This scheme was launched in 2007 with the target to provide housing to all by 2020. And number 2, so far 1.06 crore houses have been approved in it. गलत कथन का चयन कीजिए, बस एक ध्यान रखिएगा। पिछले क्वेश्चन में पूछा था सही कथन का चयन कीजिए, यहाँ पर गलत कथन का चयन कीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये छोटी छोटी चीजें हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। केवल एक, ऑन वन ओनली, केवल दो, टू ओनली, दोनों 1 and 2, बोथ 1 and 2, एंड दोनों में से कोई नहीं, नन ऑफ बोथ, इसका। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं क्या है। देखिए मैंने ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन जो रखे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने स्टेटमेंट वाले, कुछ अपने वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो पीसीएस में पूछे जाते हैं। इन दोनों तरह के क्वेश्चंस को रखने का मेरा जो टारगेट है वो ये है कि इससे हम कई सारी चीजें एक साथ तैयार कर सकें, प्लस इसमें जहां हमसे गलती हो सकती है उसको हम सुधारें। तीसरा, इससे यूपीएससी और स्टेट पीएससी, चाहे बिहार हो, एमपीपीएससीएस हो, यूपीपीसीएस हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, वो भी इससे तैयार हो जाएगा। अलग से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर है? तो इसका अब तक आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा क्या है। इसका आंसर है ए, केवल एक। ये गलत है। क्यों गलत है उसके पीछे कारण है। यह योजना 2017 में शुरू नहीं हुई बल्कि 2015 में स्टार्ट हुई थी। पहली चीज ध्यान रखिए, बाकी पूरा स्टेटमेंट दोनों सही है। 2015 में स्टार्ट हुई थी। एक। दूसरा, अभी हाल ही में इसके क्वेश्चन के बनने के पीछे मुख्य कॉज दिया है। अभी हाल ही में सरकार ने 10.28 लाख नए मकान स्वीकृत किए हैं। 10.28 लाख नए मकान स्वीकृत किए हैं अभी अगस्त में, ठीक है ना, जिससे कि लोगों को मकान प्रॉपर तरीके से मिल सकें। और नंबर 2, ध्यान रखिएगा, यह योजना सभी राज्यों में लागू है। सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी जितनी भी हमें केंद्र शासित प्रदेश है उन सभी जगह में लागू है। ऐसा कोई स्टेट नहीं जहाँ ये लागू ना हो। नंबर 3, इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है, वो ये है कि यह इस योजना को कौन लागू करता है। इस योजना को लागू किया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, इसने इसको लॉन्च किया हुआ है। क्लियर है? क्योंकि ये शहरी योजना है, शहर के लिए है, सीमित है। जो गांव के लिए है वो अलग से योजना है, उसको हम अलग से फिर क्वेश्चन बनाएंगे और आप लोग भी पढ़िएगा। सो इट इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत में तेंदुओं की मृत्यु को लेकर के क्वेश्चन बना है, उसको लेकर देखते हैं। हाल ही में भारत में तेंदुओं की मृत्यु को लेकर किस संगठन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए, यूएनएफसीसी, बी, ट्रैफिक,
सी UNEP, डी पर्यावरण मंत्रालय मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। ठीक, ये है। इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है, अगर आपने पढ़ा है तो सोचिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं। इसका आंसर है आपका बी, ट्रैफिक। ट्रैफिक मतलब, ट्रैफिक की फुल फॉर्म पहले आप समझ लीजिए क्या है। ट्रेड रिकॉर्ड, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। यानी कि फ्लोरा मतलब होता है फ्लावर्स, यानी कि वेज वेज वेज, और सॉरी फौना मतलब होता है आपका एनिमल्स। ठीक है ना, ये वेजिटेरियंस हैं, यानी कि वेज हैं, प्लांट्स हैं, और ये आपके एनिमल्स हैं। इनको लेकर के इनके ट्रेड रिकॉर्ड का एनालिसिस करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, क्या है? इसी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, और ये रिपोर्ट दी है, बताई है उसने कि 2015 से लेकर के 19 के बीच में इंडिया में 747 इतने तेंदुए लेपर्ड को मार की मृत्यु हुई है, की मृत्यु हुई है। 747 मरे हैं, जिनमें से 596 596 ये इनकी हुई है पोचिंग, इलीगल पोचिंग, मतलब इलीगल तरीके से उनकी हत्या की गई है। ठीक, गैर कानूनी तरीके से अवैध शिकार किया गया है। 596 इनका शिकार किया गया है, और यह शिकार सबसे ज्यादा जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? उत्तराखंड और महाराष्ट्र में। ध्यान रखना, तीन चीजें, एक महाराष्ट्र और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा, दूसरा अवैध शिकार सबसे ज्यादा हुआ है 596, टोटल 747 की मृत्यु हुई है। और इसकी जांच, इसकी रिपोर्ट किसने पेश की है? ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन ने। इज इट क्लियर? इसको ध्यान रखिएगा। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए, साथ के साथ अगर जहाँ चीज समझ में ना आए, आप लोग एक नहीं दो बार इसको सुनिए, पूरा सुनिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ, पूरा सुनने के बाद आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में एज इट इज सेट हो जाएंगी, अब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, जहाँ पर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो मेरा जो नंबर है टेलीग्राम का, उस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिए, या मनोज IAS का टेलीग्राम चैनल है, इसी नंबर से उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मनोज IAS के नाम से चैनल भी है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका जो लिंक है मैं आपको देता हूँ, http://t.me/manoj IAS। इसको आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको मिल सकती हैं। ठीक है, और वहाँ पर काफ़ी सारा मटेरियल भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, उसको आप देखते जाइएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश व्यापार 2020, इसके संदर्भ में एक क्वेश्चन है। भारत में विदेश व्यापार 2020 के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फॉलोइंग फैक्ट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड 2020 इन इंडिया। नंबर 1, भारत की शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदार देशों में से 9 में व्यापार घटा है, यानी कि 9 ऑफ इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स कंट्री हैव ट्रेड डेफिसिट, यानी कि भारत का उनके साथ व्यापार जो है उसमें हमारा निर्यात कम और आयात ज़्यादा है 10 में से। नंबर 2, भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष है, सरप्लस है, सरप्लस ट्रेड विद अमेरिका, US। और इस घाटे का मुख्य कारण है भागीदार देशों में कठोर व्यापारिक मानदंड स्थापित करना, हार्ड जो भी है। द मेन रीजन फॉर द डेफिसिट इज टू एस्टैब्लिश स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इन द पार्टनर कंट्रीज। ये ऑप्शंस हैं। अब इनको समझ गए होंगे तो आप समझ लीजिए क्या कंडीशन है, सही क्या है, गलत क्या है। अब इसमें चूज करना है, सही कथन का चयन कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। नंबर A केवल 2, B केवल 1 और 3, C 2 और 3, D सभी। इसका आंसर आप लोग को अगर दे सकते हैं तो बताइए क्या होगा।
इसका आंसर है डी। यस, ये रहा, सभी स्टेटमेंट सही हैं। अभी हाल ही में, अभी 8 तारीख को एक रिपोर्ट ट्वीट की गई थी वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। उस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के जो 10 सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देश हैं, उनके साथ भारत का जो व्यापार है वो घाटे में जा रहा है पिछले कुछ समय से। 9 में, 10 में से 9 सबसे बड़े, उनमें से केवल एक अमेरिका है जिसके साथ भारत का व्यापार जो है अधिशेष में, सरप्लस है। यानी कि उसके साथ हम निर्यात ज़्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं, यानी एक्सपोर्ट कम, एक्सपोर्ट ज़्यादा, इम्पोर्ट कम। बाकी अदर के साथ हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। दैट्स वाई ये आपका डेफिसिट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखिए, उसके पीछे एक रीजन तो बता ही दिया है, घाटे का मुख्य कारण है, कुछ कारण और भी हैं। देखिए, जैसे हमारा यूएई है, ठीक है ना, इराक है, और भी ऐसे जो हमारे कहा जाए कंट्री हैं, पश्चिम एशिया वाले देश जो हैं, वेस्टर्न एशिया वाले, उन देशों से हम लगातार क्या करते हैं, उन देशों से हम तेल लगातार बढ़ा रहे हैं, तेल मंगा रहे हैं, जबकि इस कंडीशन में वो लोग हमसे ट्रेड कम ले रहे हैं, उनसे इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, और हम तेल का इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। नंबर 2, हीरे की जो इसकी सप्लाई वहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा होती थी डायमंड्स की, वो सप्लाई पहले से बहुत कम हो गई है, और उन्होंने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगा दिए हैं डायमंड्स के बिजनेस पर, जिसकी वजह से हमारे इंडिया का जो डायमंड मार्केट है वो काफ़ी क्राइसिस में है इस समय। ये एक बहुत बड़ा कॉज है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नायमक्कड़ टी एस्टेट, ये हाल ही में चर्चा में रहा है। नायमक्कड़ टी एस्टेट क्वेश्चन में है, नायमक्कड़ टी एस्टेट हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? नंबर ऑप्शन ए, सबसे महंगी चाय उत्पादन के लिए। नंबर 2, बी, भूस्खलन दुर्घटना के लिए। सी, मजदूरों की हड़ताल के लिए। डी, विशिष्ट प्रकार के हर्बल चाय के उत्पादन के लिए। मीन्स ए, मोस्ट एक्सपेंसिव टी प्रोडक्शन फॉर लैंडस्लाइड एक्सीडेंट। सी, फॉर वर्कर्स स्ट्राइक। डी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ हर्बल टी। अब ये आप लोग ध्यान रखिए कहाँ है, क्या है, कैसे है। ठीक, चलिए इसका आंसर आप लोगों ने अगर सोच लिया हो तो मन में ध्यान रखिएगा, लगाइए क्या वो सही है कि नहीं है, ठीक है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले कुछ समय में ये सारी जो सीरीज़ है, हो सकता है आपको लाइव में स्टार्ट करूँ, तो लाइव में आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, जिसमें आप लोग आराम से चैट के थ्रू आंसर दे सकते हैं। तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए। देखिए, नायमक्कड़ टी एस्टेट का इसका जो आंसर है बी। वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। ये केरल में है। नायमक्कड़ टी एस्टेट, देखिए ध्यान रखिएगा, केरल में है, ये दार्जिलिंग या बंगाल में नहीं है, ठीक है ना। नंबर 1 केरल में है, और केरल की ये इसी के पास में एक बहुत बड़ी जो कहा जाए कि नेशनल पार्क है, एराविकुलम, इसको ध्यान रखिएगा। एराविकुलम नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क उसी के पास में ही है ये नायमक्कड़ टी एस्टेट, बिल्कुल इसके बॉर्डर से लगा हुआ, ठीक है ना। और इसकी खास बात क्या है, एराविकुलम और ये नायमक्कड़ टी एस्टेट जो है, ये उन पहाड़ियों में है जिन्हें हम कहते हैं कन्नन देवल पहाड़ियाँ, कन्नन देवल हिल्स। कन्नन देवल हिल्स हैं, पूरी एक सीरीज है जहाँ पर ये एराविकुलम आपका नेशनल पार्क है, उसी में नायमक्कड़ टी एस्टेट है कन्नन देवल हिल्स में, ठीक है ना। और यहीं पर इसी कन्नन देवल हिल्स में ही एक चोटी पाई जाती है, हिल है जो सबसे बेहतरीन, सबसे प्रसिद्ध चोटी है, जिसे हम कहते हैं अनायमुडी, 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 अनायमुडी हिल। और अनायमुडी हिल की खास बात ये ध्यान रखिएगा, अनायमुडी हिल साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर। क्लियर? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखिए ये है आपकी, ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। तो अनायमुडी जो पहाड़ी है वो किन पहाड़ियों की श्रृंखला का एक हिस्सा है, कन्नन देवल हिल्स का। और इसी कन्नन देवल हिल्स के ही दोनों पार्ट है, नायमक्कड़ टी एस्टेट और एराविकुलम नेशनल पार्क। और इसी एराविकुलम नेशनल पार्क में ही एक विशेष प्रकार का फूल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं नीला कुरुंजी, नील कुरुंजी या नीला कुरुंजी।
फ्लावर पाया जाता है नीलकुरिंजी। इंपॉर्टेंट है कि नीलकुरिंजी फ्लावर किस स्टेट में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ये इसकी खास बात है। और नीलकुरिंजी जो फ्लावर है ये 12 साल में एक बार उगता है, एक बार फूल देता है, 12 वर्ष में एक बार, जस्ट अ सिंगल टाइम। आई थिंक क्लियर। इससे आप लोगों को नाइमरपट्टी स्टेट से वहाँ की ज्योग्राफी और कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल गई, कई सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो गई। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व आदिवासी दिवस के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह भारत सरकार के आदिवासी मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। इट इज द सेलिब्रेटेड ऑन द 9th अगस्त एवरी ईयर बाय द ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नंबर 2, यह वर्ष 1994 से लगातार मनाया जा रहा है। इट हैज बीन सेलिब्रेटेड कंटिन्यूअसली सिंस 1994। ठीक है। नंबर 3, इस वर्ष इस दिवस की थीम है कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन। दिस ईयर द थीम ऑफ द डे इज कोविड-19 एंड द रिजिलेंस ऑफ द इंडिजिनस पीपल। अब इसमें सही कथन का चयन करना है। चूज द एप्रोप्रिएट आंसर या चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी सभी, 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 2 ओनली एंड ऑल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा विश्व आदिवासी दिवस अभी रिसेंटली मनाया गया है 9 अगस्त को, आज 11 है, 2 दिन पहले ही मनाया गया है। बताइए इसका आंसर है बी, ये 2 और 3। पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? पहला गलत इसलिए है कि यह आदिवासी मंत्रालय द्वारा नहीं मनाया जाता। 9 अगस्त तो ठीक है, लेकिन आदिवासी मंत्रालय द्वारा नहीं मनाया जाता बल्कि यूएन के द्वारा मनाया जाता है। यूएन, यूनाइटेड नेशन इसको सेलिब्रेट करता है। ध्यान रखिए विश्व आदिवासी दिवस है, भारतीय आदिवासी दिवस नहीं। पहली चीज क्लियर। दूसरी बात, 1994 से लगातार मनाया जा रहा है, ये सही है। इस वर्ष की थीम ये है, ये भी बिल्कुल सही है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। बात आती है कि आखिर ये विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, यूएन क्यों मनाता है, उसके पीछे एक कॉज है। देखिए 1982 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा में 1982 में 9 अगस्त को ही एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसका नाम था देशज आवासी लोगों का कार्य समूह। देशज आबादी कार्य समूह, देशज लोगों का कार्य समूह। इसकी पहली मीटिंग 9 अगस्त 1982 को सेलिब्रेट की गई थी। उसी की याद में यूएन 1994 से लगातार इस दिवस को सेलिब्रेट करता है, क्योंकि किसी भी देश के वास्तविक जो निवासी हैं वो यही आदिवासी हैं, बाकी तो आते जाते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भारत में आर्यों का आगमन बाहर से हुआ, लेकिन आदिवासी तो यहीं के हैं। असली मूल निवासी कौन है? ट्राइब्स, किसी भी कंट्री के। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्ड ब्लड। कॉर्ड ब्लड में पाया जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। सही कूट हैं 134, 124, 123 ऑल। बताइए क्या पाया जाता है? कॉर्ड ब्लड। अब कॉर्ड ब्लड का इससे क्या लेना देना है? यस है, कॉर्ड ब्लड का इससे लेना देना। देखिए कॉर्ड ब्लड में बेसिकली पाए जाते हैं सभी, ऑल। जैसे ब्लड होता है, हमारा ब्लड होता है, हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा सब कुछ होता है। हमारे ब्लड में देखा जाए तो 60% प्लाज्मा और 40% ये सारे कंपोनेंट रहते हैं। यानी 40% में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होता है और प्लाज्मा 60% होता है। क्लियर है? इस चीज़ को ध्यान रखना। बात आती है कि ये हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों आया, उसके पीछे एक कॉज है। ये चर्चा में आया कि अभी आप देख रहे होंगे कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने, दिल्ली गवर्नमेंट और कई सारे स्टेट में प्लाज्मा थेरेपी पे वर्क कर रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी पर वर्क कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में बंगाल में ममता गवर्नमेंट जो है, ममता बनर्जी गवर्नमेंट बंगाल में, उन्होंने फोकस किया है कि हम प्लाज्मा थेरेपी पे तो वर्क करेंगे, हम कॉर्ड ब्लड के माध्यम से भी इसका ट्रीटमेंट करेंगे। कॉर्ड ब्लड के माध्यम से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। क्लियर?
अब बात आती है कि कॉर्ड ब्लड क्या होता है। कॉर्ड ब्लड आप जानते होंगे कि जो हमारी नाल होती है, गर्भनाल, और एक माँ के गर्भ में प्लेसेंटा होता है, गर्भनाल, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, और माँ के गर्भ में एक प्लेसेंटा होता है जिसे हम गर्भनाल कहते हैं, ठीक है ना। इन दोनों की कनेक्टिविटी होती है जिसके माध्यम से एक शिशु को माँ के गर्भाशय में भोजन पानी सब कुछ मिलता है। इसी में उसका ब्लड फॉर्मेशन होता है, इसी के थ्रू ब्लड सप्लाई होता है, इसी में ब्लड कॉर्ड ब्लड भी पाया जाता है। इसके अंदर, इस नाल के अंदर आपकी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, पतली पतली। इन ब्लड वेसल्स में ब्लड पाया जाता है, ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, उनमें ये सब कुछ पाया जाता है। अब बात आती है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस है, इसके अंदर कुछ स्टेम सेल्स पाई जाती हैं, स्टेम सेल्स, स्तंभ कोशिकाएं, और ये स्टेम सेल गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए काफी कैपेबल होती है, बीमारी के इलाज के लिए काफी कैपेबल होती हैं, खासकर ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट स्टेम सेल्स के माध्यम से किया जा सकता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक दूसरा, इसमें एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है, और वो चीज ध्यान रखने की जरूरत यह है कि अभी कुछ समय पहले से हमारे यहाँ कॉर्ड ब्लड के बैंक बनाए जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने सुने हो कॉर्ड ब्लड बैंक, इनमें बच्चे के जन्म होते ही जो गर्भनाल होती है उसको काट करके उसके सैंपल ले आकर के रख दिया जाता है, और इनमें उसको जो प्रिजर्व किया जाता है कॉर्ड ब्लड को, वो ब्लड जो होता है उसको हम प्रिजर्व करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के माध्यम से। क्रायो प्रिजर्वेशन, शीतलक संरक्षण तकनीक कह सकते हैं, अति शीतलक। इसमें से ध्यान रखिएगा, आरबीसी जो ब्लड होता है, ध्यान रखिएगा, जब हम प्रिजर्व करते हैं बैंक में तो उसमें आरबीसी को निकाल दिया जाता है। आरबीसी को निकाल करके बाकी जो होता है डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इन सबको स्टोर कर दिया जाता है। किस लिए? कि भविष्य में कभी भी इस बच्चे को, भविष्य में इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बात होती है, तो इसके अंदर से स्टेम सेल निकाल करके उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, क्योंकि उसका शरीर इन्हीं स्टेम सेल से बना है। तो भविष्य के ट्रीटमेंट के लिए ये अच्छी चीज मानी गई है। और सिंपल ब्लड कैंसर का इलाज तो होता ही है, साथ के साथ अभी कोरोना के इलाज के लिए भी इसमें बंगाल सरकार इस पर फोकस कर रही है। आई थिंक इससे आपकी साइंस टेक से लेकर के कई सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने कृषि आधारभूत ढांचा कोष कितनी राशि के साथ गठित किया है? अभी कल वर्षों में ही सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कृषि आधारभूत ढांचा कोष की गठन की घोषणा की है। कितनी राशि के साथ? 1 लाख करोड़, बी 2 लाख करोड़, सी 5 लाख करोड़, डी 10 लाख करोड़। आपको याद आ रहा होगा, क्वेश्चन याद आ रहा है? नहीं, आंसर है 1 लाख करोड़ सरकार ने गठित किया है। अब ये गठित क्या किया है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो कोष है 10 साल के लिए बनाया गया है, 10 ईयर्स के लिए, यानी कि ये 2029 तक काम करेगा। एक, और ये काम किसके लिए करेगा? ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कृषि क्षेत्र में विकास के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस उपलब्ध कराया जाएगा। किसके लिए? आधारभूत ढांचे के विकास के लिए। किसके? एग्रीकल्चर के, कृषि के आधारभूत ढांचे के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे किन किन चीजों में दिया जाएगा? देखिए, स्टार्टअप है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके लिए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, इन सब चीज़ों के लिए दिया जाएगा। ठीक है ना। साथ के साथ जो वहाँ का जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि कृषि जो फसल होती है, फसल कटने के बाद जो फसल का प्रबंधन करते हैं, बाजार के बिक्री तक, हम कहीं स्टोर करना है, कहीं ले जाना है, आधारभूत सड़क के लिए, तमाम सारी चीज़ों के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, भंडारण के लिए, तो ये सब पोस्ट हार्वेस्ट में आती हैं।
उनके मैनेजमेंट के लिए भी इस पर वर्क करना है, उसके लिए इसमें सुविधाएं दी जाएंगी। क्लियर? तो ये एक लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। तो आपको क्लियर हो गया होगा किसके लिए, आधारभूत ढांचे के लिए। इसमें किसानों को ऋण नहीं दिया जाना है, बल्कि आधारभूत ढांचे के विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, दीपसांग मैदान कहाँ अवस्थित है? दीपसांग मैदान एक प्लेन एरिया है। वेयर इज दीपसांग मैदान लोकेटेड? ए नंबर ए कश्मीर, बी लद्दाख, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मिजोरम। अगर आपको याद हो तो बताइए। इसका आंसर है आपका बी, बी लद्दाख। लद्दाख में कहाँ है? अभी आपने सुना होगा इंडिया चाइना का जो बॉर्डर पर डिस्प्यूट चल रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअली में 1962 में इसी मैदान का एक हिस्से पर कब्जा है चाइना का, और एक मैदान पर है, एक हिस्से पर कब्जा है इंडिया का, लद्दाख। यही वो प्लेन एरिया है। अदरवाइज पूरा का पूरा कैसा है, हिली एरिया है, डेजर्ट है, पूरा कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख का रीजन जो है कोल्ड डेजर्ट है, वहां पर ये प्लेन एरिया जो है, इसमें इसी को लेकर, कब्जे को लेकर के लड़ाई चल रही है, यही है। और ये बिल्कुल कराकोरम रेंज के बिल्कुल नज़दीक है। किसके नज़दीक है? कराकोरम रेंज। हिमालय की 5 श्रृंखलाएं हैं, कराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। कराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर, पीर पंजाल और शिवालिक, ये क्रम है, ठीक है ना। तो ये लद्दाख कहाँ है? कराकोरम के जस्ट नीचे, वहीं पर है। तो ईस्ट पार्ट पर किसका कब्जा है? चाइना का। वेस्ट पार्ट पर किसका कब्जा हो गया? इंडिया का। ये 1962 के बाद हुआ था, इसलिए हाल फिलहाल में चर्चा में है कि दीपसांग मैदान कहाँ है। एक है आपका क्वेश्चन साप्ताहिक किसान रेल को लेकर। पहली साप्ताहिक किसान रेल का परिचालन हुआ कहाँ? ऑप्शन ए देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार, देवलाली महाराष्ट्र टू दानापुर बिहार। नंबर बी चंपारण बिहार से रंगारेड्डी प्रदेश आंध्र प्रदेश, रंगारेड्डी आंध्र प्रदेश। सी मुंबई टू पुणे, डी आगरा उत्तर प्रदेश टू कोलकाता बेंगलोर। ठीक, ये 4 ऑप्शन है। आप सोचिए कहाँ पर इसका संचालन किया गया है हाल फिलहाल में साप्ताहिक किसान रेल का। ऑप्शन है इसका ए देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया, चलाई गई थी। एक्चुअल में ये कैसी है, ये एक जो रेल है ना, ये आप किसानों की रेल नहीं है, बल्कि एक फ्रेट ट्रेन है, मालगाड़ी है, फ्रेट ट्रेन, माल गाड़ी। लेकिन ये सिंपल मालगाड़ी नहीं है, बल्कि कैसी है, पूरी की पूरी कोल्ड स्टोरेज चेन की तरह है, कोल्ड स्टोरेज की तरह है। यानी कि इसमें जो बोगी लगी हुई हैं वो आपकी कोल्ड स्टोरेज वाली हैं, ठीक है ना। ये कब लॉन्च की गई थी, ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त 2020 को ये लॉन्च की गई थी। महाराष्ट्र से चल करके कहाँ पहुँचना है? दानापुर बिहार। एक, इसमें क्या करना है, इसमें किसान जो भी अपने सब्जी, फल और तमाम तरह की जो ऐसी चीज़ें जो जल्दी खराब होती हैं उनको पहुंचाने के लिए इसको शुरू किया गया है। गेहूं चावल के लिए तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन सब्जी है, फल है। अब सोचिए महाराष्ट्र से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, संतरे वंतरे से लेकर के, आम से लेकर के, जिसको बिहार में पहुंचाना है। बिहार की बहुत सारी लीची है, बिहार से बहुत सारे फल हैं, सब्जियां हैं, उनको महाराष्ट्र में और कहीं जगह पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो वो सिंपल तरीके, सिंपल ट्रेन से लाते हैं तो उसरा जाती है, खराब हो जाती है। उससे बचाने के लिए इसको शुरू किया गया है, ठीक है ना। और इसमें ध्यान रखें, कोल्ड स्टोरेज जो बोगी बनाई गई है, इसमें टोटल 11 ऐसी कोल्ड स्टोरेज वाली बोगी होंगी, ठीक है ना। और उद्देश्य क्या है? अंतर्राज्यीय बाजारों में फसलों को पहुंच सुनिश्चित करना। अंतर्राज्यीय यानी कि बाजार में पूरा हमारा जो इंटर स्टेट जो मार्केट है उसके लिए। क्लियर है? तो ये आपके आज के 10 क्वेश्चन हुए, ठीक है ना। और अगला जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण तथ्य, जो मैंने पिछली बार भी कहा था, वो क्या क्या है उसको आप देख लीजिए। आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन सुने होंगे, आपके 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, याद रहेंगे। देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है GC मुर्मू, जो कि आपके लद्दाख के कौन थे, गवर्नर या डिप्टी गवर्नर, ये आप लोग याद रखिएगा। जो अभी हाल ही में इनको कैग अपॉइंट किया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग। ठीक। नंबर 2, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को, याद रख लीजिएगा, 7 अगस्त।
अफगानिस्तान की सर्वोच्च परामर्शी राष्ट्रीय सभा हाल फिलहाल में चर्चा में आई थी, इसलिए मैंने लिखाया है। अफगानिस्तान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सभा लोया जिरगा कहते हैं इसको, इसको ध्यान रखना, लोया जिरगा। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, पहला राज्य जिसने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति जारी की है, दिल्ली। फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को, इसको ध्यान रखना। काली बारिश का मुख्य कारण है कालिक और रेडियोधर्मी पदार्थ, यानी कि परमाणु विस्फोट के बाद जो हवा में, हमारे जो वायुमंडल में कालिक जो उड़ जाती है और रेडियोधर्मी पदार्थ यानी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो मार्केट में ऊपर बिखर जाते हैं, उनसे जब बारिश होती है तो उसमें मिक्स होकर के बारिश होती है तो काले रंग की होती है, इसलिए इसको काली बारिश कहा जाता है। भारत का हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा उत्तरकाशी उत्तराखंड में। हिम तेंदुआ यानी कि जो भी आपका आइस लेपर्ड है उसको लेकर के। नेक्स्ट अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है, व्यापार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग है 190 देशों में 63, 63 आउट ऑफ 190। इंदिरा रसोई योजना शुरू करने वाला राज्य है राजस्थान। ठीक। संस्कृत दिवस मनाया जाता है 3 अगस्त को, संस्कृत दिवस। वह राज्य जिसमें हाल ही में राष्ट्र रेलवे संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है, हुबली कर्नाटका। इसे हुगली नहीं है, ध्यान रखना, हुबली है, HUBBALI। अगला है राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने वाला राज्य है हरियाणा। जैसे हमारे आधार कार्ड और तमाम सारी चीजें हैं, उसी तरह परिवार पहचान पत्र जारी करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है किसने? दीपंकर घोष ने, दीपंकर घोष। अगला क्वेश्चन है, संजीवन ऐप जारी करने वाला राज्य है बिहार। जैसे सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपना एक ऐप जारी किया हुआ कोरोना से बचने के लिए, ठीक है ना, आरोग्य सेतु ऐप, उसी तरीके से बिहार सरकार ने भी अपना संजीवन ऐप बनाया है। अगला क्वेश्चन है, बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस स्थित है, कहाँ पर? यूएई में। क्योंकि 4 परमाणु ऊर्जा प्लांट लगाए गए थे, उनमें से जो पहला जो यूनिट है बराका, उसने अभी हाल ही में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया, इसलिए काफी चर्चा में आया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूएई। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर का प्रोग्राम मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी आपको कमी लगे या जो भी आपको समस्या हो, आप मुझे टेलीग्राम नंबर जो है आपका 6398189646 या 9540565652 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने इन सारी चीज़ों को साथ के साथ नहीं पढ़ा तो बाद में जाकर के इतना ढेर हो जाता है कि हम कभी भी इसको कवर नहीं कर पाते। और ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर के मटेरियल के चक्कर में, कलेक्ट करने के चक्कर मत पड़िए, जो मिले उसको पहले याद कीजिए। बस मेरा काम उद्देश्य यही है कि आपको पर डे 25 से 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आप लोगों की तैयारी कराता चला जाऊँगा। 25-30 देखिए, 15 ये हैं, 15-20 आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें आ गए आपके 10 क्वेश्चन में। तो 25-30 क्वेश्चन करंट के आपके टॉपिक तैयार होते जाएंगे। सोचिए आप लोगों को कितना करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। ये इस साल के लिए भी और अगले साल के लिए कंटिन्यू चलने वाली सीरीज है। और इसी के साथ मैंने एक चीज़ और कही थी कि हमारा एनसीईआरटी का बैच चल रहा है, जिसमें आंसर राइटिंग और सारी चीज़ें इसके साथ चल रही हैं। दूसरा IAS PCS का फाउंडेशन का बैच स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन। तीसरा हमारा एक नई चीज़ और शुरू कर रहे हैं, वो है आपका कंप्लीट GS थ्रू MCQ, यानी MCQ के माध्यम से उसके सारा तरफ की सारी चीज़ों को डिस्कस करना और पूरा GS तैयार करना प्री के लिए। क्लियर है? चलिए, ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मनोज IAS चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको पसंद करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।